वेलकम स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स टॉपर्स पर। बेटा बेसिकली आज हम कवर करने वाले हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इसको हम कंसिडर करते हैं चैप्टर सेकंड, क्योंकि जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो बेसिकली होता क्या है बेटा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको जाके पहले देख लो और उसके बाद फिर यहाँ पर आओ। अगर उसको नहीं देखना है, आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपको यहाँ से भी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहले हम सीखेंगे कि इस चैप्टर की हमको जरूरत क्यों है, हमको नीड क्यों है। तो बेटा आपको पता होगा कि अकाउंटिंग के अंदर हमारा बेसिक काम होता है रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। रिकॉर्डिंग किसकी करना बेटा? रिकॉर्डिंग करना बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। यानी कि आपके बिजनेस के अंदर जो भी इवेंट हुई है, जो भी आपके बिजनेस के अंदर इवेंट हुई हैं, उसको हम बेटा रिकॉर्ड करते हैं। और जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड करने के लिए हम रूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के, और उसको हम बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है बेटा, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये चैप्टर भी है हमारा, हम इसको आगे पढ़ेंगे जब हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं जिसमें इवेंट्स होती हैं, और उनको रिकॉर्ड करते हैं हम एज पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो इवेंट होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमको उस इवेंट के बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, उस इवेंट के अंदर हमारा क्या इम्पैक्ट आएगा बिजनेस के ऊपर वो पता होना चाहिए। तो अगर हम उस इम्पैक्ट को, जो भी ट्रांजेक्शन्स की वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा बेटा, ट्रांजेक्शन्स की वजह से आएगा, जो भी हमारा इम्पैक्ट आएगा उस इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए, फर्स्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉरी, फर्स्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, सेकंड मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेसिक टर्म्स का। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाई करने में हमारे टर्म्स होंगे। अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसको रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है तो हम उसको मेजर भी नहीं कर पाएंगे, और अगर मेजर नहीं कर पाएंगे बेटा तो हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर हमको अपने अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग करना है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, इवेंट्स का, तो हमको उसके लिए उसकी ट्रांजेक्शन्स को पहचानना पड़ेगा, उसके इंपैक्ट को पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और मेजर करना पड़ेगा। और जब हम आइडेंटिफाई मेजर करेंगे तभी जाके हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसीलिए हमको बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग सीखने पड़ते हैं। इसके अलावा आप एक चीज और समझ सकते हो आप दिमाग में, अगर आप सपोज करो कि एक ट्रिप पर जाओ, ठीक है, और वहां पर आप बहुत ज्यादा मजे करो, अब वहां से आप वापस आ रहे हो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स पूछते हैं कि वहां पर क्या हुआ, तो उस केस में आप अपनी सारी चीजें बताओगे और वहां पे बेसिक टर्म्स का इस्तेमाल करोगे। जैसे मैंने हाइकिंग किया, मैंने हॉर्स राइडिंग किया, मैंने नाइट लाइफ एंजॉय किया। तो ये सारी चीजें आप जो बताओगे उसके भी टर्म्स हैं। अगर किसी को हाइकिंग का मतलब नहीं पता, किसी को हॉर्स राइडिंग का मतलब नहीं पता, तो वो आपकी जो सिचुएशन है, जो आपने वहां पे मजे किए, उसको समझ नहीं पाएगा। ऐसे ही बिजनेस के अंदर अगर हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो बिजनेस के बेसिक चीजों के बारे में डिटेल नहीं जान पाएंगे। और रिकॉर्डिंग करने के लिए हमको किन चीजों की जरूरत होती है? बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर की मेरी वीडियो देखी है उनको पता होगा कैपिटल क्या होता है, बट यहां पर मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। तो बेटा कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब वो अमाउंट जो हमारे ओनर ने इन्वेस्ट किया है, द अमाउंट which is invested by the owner, which is invested by the owner। ठीक है, जो अमाउंट हमारा ऑनर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सपोज करो ये बिजनेस है,
ठीक है। इस बिजनेस का नाम है राहुल स्टोर। ठीक है, ये किस चीज का स्टोर है? ये ग्रोसरी स्टोर है। ठीक है, ये मैं फर्स्ट चैप्टर जब मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था उसका एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, दोबारा से आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम राहुल स्टोर है और वो ग्रोसरी का बिजनेस है। ठीक है, और आप यानी कि जो उसके ऑनर है, कौन है बेटा? ऑनर। उन्होंने इस बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, यानी कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिना पैसा इन्वेस्ट किए तो आप बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। अगर आपको छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी आपको क्या करना है? उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे यहाँ पे, उसको हम एक रफ अमाउंट ले लेते हैं। आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया बेटा 5 लाख रुपीज। इनिशियली आपने कितना इन्वेस्ट किया? 5 लाख रुपए। तो ये 5 लाख रुपए जो है, ये जो 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, दिस इज कॉल्ड कैपिटल ऑफ यूर बिजनेस। कैपिटल ऑफ यूर बिजनेस। यूर बिजनेस मींस आपके बिजनेस का नाम क्या है? राहुल स्टोर। तो राहुल स्टोर की कैपिटल कितनी है बेटा? 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है बेटा? कैपिटल। ठीक है, जो भी पैसा, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो भी पैसा हमारा ऑनर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, आगे आगे का जो हमारा है नेक्स्ट वाला, वो है हमारा बेसिकली, उसको हम बोल सकते हैं असेट्स। बेटा इसको बहुत ध्यान से आप समझना, इसको आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो बेटा असेट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? असेट्स, देखो यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन लिखी है जो कि आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो। ठीक है, असेट्स बेसिकली क्या होते हैं? वैल्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है, वैल्यूएबल मतलब इनकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आप जिस बिल्डिंग में अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, उस बिल्डिंग की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने उस बिल्डिंग की वैल्यू कैलकुलेट की 1 CR, 1 CR। ठीक है, तो आपने क्या किया? इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, तो ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, और इसको ओन कौन करता है बेटा? इसको ओन और कंट्रोल करती है एंटिटी। और एंटिटी का मतलब क्या है? हमारी इकोनॉमिक एंटिटी। इकोनॉमिक एंटिटी। और इस इकोनॉमिक एंटिटी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। ठीक है, उसको कंट्रोल और ओन करता है बिजनेस। ठीक है, क्यों करता है? ताकि वो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सके। ठीक है, अब ये तो हमारी एक डेफिनेशन है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, हम प्रीवियस वाले एग्जांपल को लेके चलते हैं। ठीक है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये आपका बिजनेस है और इसका नाम है राहुल स्टोर। ठीक है, राहुल स्टोर। ठीक है, ये आपका बिजनेस अब हम चेंज कर देते हैं, ये आपका सपोज कर लो शोरूम है। ठीक है, शोरूम है इस चीज का? मोबाइल। आप मोबाइल सेल करते हो। ठीक है बेटा, जैसे मोबाइल के आउटलेट्स होते हैं जहाँ पे हम मोबाइल परचेस करते हैं जाके, तो आपने उस तरह का एक शोरूम खोला हुआ है, एक आउटलेट खड़ा हुआ है, उस आउटलेट का नाम क्या है? राहुल स्टोर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? सबसे पहले एज अ ऑनर, आप क्या करोगे? एज अ ऑनर उस बिजनेस के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। क्या करोगे? पैसा इन्वेस्ट करोगे। और जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैपिटल। आपने कितना इन्वेस्ट किया है? आपने सपोज कर लो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 50 लाख रुपीज, 50 लाख। ठीक है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट कभी एग्जांपल ले लिया 5, कभी ले लिया 50, कभी ले लिया 10। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझना है इसमें। तो ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया 50 लाख रुपीज अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, जब उन्होंने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया तो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से ही सारी चीजें हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके बाद बिजनेस क्या करेगा? उसके बाद बिजनेस अलग अलग तरीके की रिसोर्स परचेस करेगा। ठीक है, क्या परचेस करेगा बेटा? रिसोर्स परचेस करेगा। ठीक है, अब जो ये रिसोर्स परचेस करेगा, ये रिसोर्स परचेस क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि बिजनेस को पता है और आपको ही पता है कि आपने पैसा एक बार इन्वेस्ट कर दिया, अगर आपको अपने कस्टमर को बुलाना है तो आपको रिसोर्स की जरूरत है। जैसे आपको जरूरत है बिल्डिंग की,
ठीक है बेटा, बिल्डिंग की। आपको जरूरत है स्टॉक की, ठीक है। आपको जरूरत है बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका सब कुछ आ गया, जैसे आपका फर्नीचर, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट, ठीक है, आपका एसी और अदर थिंग्स, एसी और अदर थिंग्स, ठीक है। जैसे आप अपने कस्टमर जब आपके पास आते हैं तो आपने एसी लगाया हुआ है, बहुत सारे एसी लगाए हुए हैं, जैसे 3-4 एसी लगाए हुए हैं पूरे शोरूम में, ताकि पर्सन अगर बाहर से आए तो वो एसी की हवा खा सके। क्यों? क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल होगा तभी जाके आपके प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर पाएगा। और आपने वहाँ पे सोफा, फर्नीचर, बाकी सारी चीजें लगा रखी हैं, तो हम उसमें डाल देते हैं अदर थिंग्स में। तो जब आपने इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, जब आपने इस बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, तो जैसे ही पैसा आपने इसमें इन्वेस्ट किया, वैसे ही हमारा जो बिजनेस है उसने कुछ रिसोर्स परचेज किए, जैसे बिल्डिंग, स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि एक पर्टिकुलर स्टोर बन सके, एक पर्टिकुलर आउटलेट बन सके, एक पर्टिकुलर शोरूम बन सके, वहां पे हमारा कस्टमर आए और चीजें परचेज करे, ठीक है। तो अब ये जितनी भी चीजें हैं जिनका मैंने एग्जांपल दिया, जो ये रिसोर्सेज हैं, क्या आपको लगता है कि बिना इनके आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पर्सन बिना रिसोर्सेज के अपने बिजनेस को रन कर सके, ठीक है। अब मैं आपसे बोलने लगूं कि बेटा अगर आपको पढ़ाई करनी है लेकिन आपको कोई ट्यूशन नहीं मिल रहा, आपको कोई टीचर अलॉट नहीं हो रहा, आपको कोई भी लेक्चर नहीं मिल रहा और आप उसमें अच्छा मार्क्स करके दिखाओ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे, चलो हम ये बोल देते हैं एक्सेप्शनल केस है, वो अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, लेकिन वो टॉप फिर भी नहीं कर पाते, वो अच्छे मार्क्स फिर भी लेकर नहीं आ पाते, यानी कि इनको हेल्प की जरूरत होती है। यानी कि बिजनेस को अपनी एक्टिविटी रन करने के लिए रिसोर्सेस की जरूरत है, ठीक है। जब ये रिसोर्सेज हम परचेस करके लेकर आते हैं तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? असेट्स, ठीक है। तो असेट्स सारे रिसोर्सेज हो गए जिसको ओन कौन करता है? बिजनेस। कंट्रोल कौन करता है? बिजनेस। क्यों? क्योंकि वो इस पर्टिकुलर रिसोर्सेज से जनरेट करेगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। अगर हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम अपने कस्टमर से डील नहीं कर पाएंगे, अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। अगर प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो जो हमको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं उसके लिए हमें आज ही अपने रिसोर्सेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको ओन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे रिसोर्सेस कौन ओन कर रहा है? हमारा बिजनेस। यानी कि यहाँ पे जो ऑनर है, ठीक है, उसका तो ये बिजनेस है, लेकिन बिजनेस की ये सारी चीजें हैं, यानी कि इन पर्टिकुलर चीजों से हमारे ऑनर का ओनरशिप के रिलेशन में कोई भी संबंध नहीं है। ऑनरशिप के रिगार्डिंग में कोई भी रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। इसके पास ऑनरशिप किसकी है? बिजनेस की। बिजनेस के ऊपर ऑनरशिप किसकी है? हमारे ऑनर की। यानी कि अगर मैंने स्टार्ट किया तो मैं बिजनेस का ऑनर हूं और बिजनेस मेरी ये सारे रिसोर्सेस का ऑनर है, ठीक है। अब यहां पर क्या इसके और भी हमारे टाइप्स हैं कि असेट्स खाली यही सारी चीजें होती है? तो बेटा देखो, असेट्स के हमारे बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। क्या क्या टाइप होते हैं उसको देखेंगे हम। असेट्स के हमारे बेटा बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं करंट असेट्स, करंट असेट्स। एक होता है हमारा नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट्स। अब नॉन करंट असेट के अंदर हमारे क्या आ जाते हैं? टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे क्या होता है। तो देखो बेटा, करंट असेट वो सारी असेट हो गई, ठीक है, जिसको हम 1 ईयर के टाइम पीरियड के अंदर, 1 ईयर के टाइम पीरियड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। इसमें कैश में, ठीक है। अगर करंट असेट 1 साल के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई तो उनको करंट असेट बोलते ही नहीं है। वो सारी असेट जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर टाइम पीरियड इनटू द कैश, उसको हम बोलते हैं करंट असेट। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं? हाँ बिल्कुल है एग्जाम्पल, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है इसके?
इसके एग्जाम्पल है बेटा, सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका स्टॉक। क्या? स्टॉक। स्टॉक कैसे? स्टॉक का मतलब वो सारे आइटम्स जो कि आप परचेस करते हो सेल करने के लिए। अगर आपका मोबाइल का स्टोर है, अगर आपका क्या है, मोबाइल का स्टोर है, ठीक है, मोबाइल का आपका शोरूम है, तो आप जो भी मोबाइल सेट परचेस करोगे वो सारे के सारे आपके मोबाइल क्या होंगे बेटा, वो सारे के सारे आपके मोबाइल सेट आपका स्टॉक होंगे। क्या होंगे? स्टॉक। यानी कि ये सारी वो गुड्स हैं जो कि आप परचेस करते हो किसके लिए? सेल करने के लिए। ठीक है, किसके लिए? सेल करने के लिए। तो ये सारी चीजें आप परचेस कर रहे हो सेल करने के लिए। ठीक है, तो जब भी आप मोबाइल सेट परचेस करके लेकर आओगे तो आप ये थोड़ी सोचोगे कि वो 10 साल में बिके, 20 साल में बिके। आपके थॉट आपका ये रहेगा कि वो आज ही बिक जाए सारे, कोई दिक्कत नहीं, कल मैं नया स्टॉक लेकर जाऊं। क्योंकि जितना ज्यादा आपका आइटम बिकेगा उतनी ज्यादा आपकी सेल होगी, जितना ज्यादा आपकी सेल होगी उतने ज्यादा आपके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो स्टॉक जो है वो हम इसीलिए परचेस करते हैं ताकि हम उसको सेल कर सके, उसको कन्वर्ट कर सके कैश में। ठीक है, और इसके लिए हम मैक्सिमम 1 ईयर का टाइम लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा कैश। कैश तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है। ठीक है, जो हमारे पास बिजनेस के पास कैश है वो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है, तो वो हमारा क्या हो गया? करंट असेट हो गया। उसके बाद आता है बैंक। क्या आ जाता है? बैंक। ठीक है, बैंक जो है वो कैश में कन्वर्ट नहीं है, बट आज के टाइम पे वो कैश के बराबर ही है, कैश के इक्विवेलेंट ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी सामान लेने जाते हो मार्केट में, अगर आपके पास कैश भी नहीं है तब भी आप सामान परचेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके बैंक में जो पैसा है आप उसको यूपीआई के थ्रू पेड कर सकते हो। ठीक है ना? आप यूपीआई कैसे पेड करोगे? फोन पे हो गया, ठीक है, उसके अलावा पेटीएम हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका गूगल पे हो गया जिसको हम जी पे बोलते हैं। तो इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, कैश में उसको तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको हार्डकोर कैश चाहिए तो आप पेटीएम जाओगे, वहां पे अपना जो भी डेबिट कार्ड है उसका यूज करके आप पैसा निकाल सकते हो, तो ये भी कन्वर्टेड है। तो उसके बाद एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, डेटर। ठीक है, डेटर कौन होता है बेटा? डेटर वो पर्सन है, ये एक हमारा बेसिक टर्म्स भी है, इसको हम आगे भी सीखेंगे। अभी आप समझ लो, डेटर वो पर्सन हो गया जिसको आपने अपने स्टॉक को बेचा है उधार पर, क्रेडिट पर। ठीक है, और ये आपको पैसा देगा जितना भी टाइम पीरियड हो, 10 डेज हो, 15 डेज हो, 1 मंथ हो, 2 मंथ हो, यानी कि इसके टाइम पीरियड फिक्स होता है कि भाई इतने टाइम के अंदर वो पेमेंट हमको करेगा। तो जो डेटर हो गया वो भी हमारा किसका पार्ट हो गया? करंट असेट का। ठीक है, अब जो हमारी नॉन करंट असेट होती है, ये तो आपको क्लियर हो गई होगी। जो हमारी नॉन करंट असेट होती है उसका बेसिकली मीनिंग क्या हो जाता है बेटा? ये असेट ऐसी होती है जिसको हम बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज करते हैं, बेचने के लिए नहीं। ये सारी असेट का मेन पर्पस क्या हो गया? कैश में कन्वर्ट होना। ठीक है, लेकिन ये जो असेट है नॉन करंट असेट, इसको हम परचेज करते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए। जैसे बिल्डिंग, अगर आपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग परचेस की जहां पे आपका स्टोर होगा तो वो आपकी क्या होगी? नॉन करंट असेट। ठीक है, अगर हमने लैंड परचेस की, ठीक है, क्योंकि लैंड भी परचेस करनी पड़ेगी ना, अगर बिल्डिंग हम परचेस करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा? नॉन करंट असेट। आपने फर्नीचर प्रिपेयर कराया, फर्नीचर अपनी शॉप में, अपनी शोरूम में लगवाया, तो भी वो क्या होगा? आपका नॉन करंट असेट। देखो, सबका टाइम पीरियड जो है वो 1 साल से ज्यादा का है। बिल्डिंग तो हमारी 20-25 साल चल जाएगी, लैंड तो हमेशा चलती है, फर्नीचर भी कम से कम 5 to 10 ईयर ले लेता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई बेटा? नॉन करंट असेट। अगर सपोज कर लो किसी का बिजनेस जो है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, गुड्स बनते हैं, प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मशीन जरूरत होती है, मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या हो गई? नॉन करंट असेट। और उसके अलावा प्लांट, प्लांट मशीन का ही वेरिएंट है। ठीक है, अगर एक मशीन होती है तो हम उसको मशीन या मशीनरी बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक सेट ऑफ मशीनरी, ग्रुप ऑफ मशीनरी जो आपस में कनेक्टेड है तो उसको हम प्लांट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी, ये सारी चीजें हमारी यूज करने के लिए परचेस की जाती हैं एज अ रिसोर्सेज, इसलिए हम इनको नॉन करंट असेट बोलते हैं। और इनका जो लाइफ होती है, इसका जो लाइफ होती है वो बेटा 1 साल से ज्यादा होती है, 1 साल से ज्यादा होती है, कितनी भी हो सकती है मगर 1 साल ज्यादा होती है। और इनकी जो वैल्यू होती है, यानी कि इसके अंदर जो हमने वैल्यू, इनकी जो वैल्यू होती है
यानी कि इनके अंदर जो हमने वैल्यू इन्वेस्ट की है वो बेसिकली हाई होती है। हाई हाई मतलब ज्यादा, इसमें हमें ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। यानी कि जैसे अगर हम स्टॉक में लगाएंगे, सपोज कर लो 1 लाख का स्टॉक हमने अपने पास रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमारी 5 to 6 लाख होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी 5 to 6 लाख होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनकी वैल्यू भी होती है, लाइफ भी ज्यादा होती है, और इसको हम परचेस करते हैं अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। इनकी वैल्यू भी कम होती है, इनका टाइम पीरियड भी कम होता है, और इसको हम यूज करते हैं या इसको हम परचेस करते हैं ताकि इसको हम कैश में कन्वर्ट कर पाए। किस में कन्वर्ट कर पाए बेटा? कैश में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? असेट्स होती है। ठीक है, नॉन करंट करंट। ठीक है, अब नॉन करंट असेट के अंदर भी दो तरह की चीजें हैं। टेंजिबल असेट, ठीक है, टेंजिबल असेट बेटा ये सारी हैं, ये सारी असेट जो है हमारी टेंजिबल है। ठीक है, टेंजिबल असेट क्या होती है? ऐसी असेट जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं, ठीक है, और इसका हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि फिजिकली ये अवेलेबल होती हैं, फिजिकली ये एग्जिस्ट करती हैं। तो यानी कि ऐसी असेट जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है, उसको लेक्चर देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए मुझे इस स्मार्ट बोर्ड की जरूरत है। अब ये स्मार्ट बोर्ड मेरे लिए क्या होगा? नॉन करंट असेट, क्योंकि मेरी मशीनरी है ये। ठीक है, क्या है? मेरी मशीनरी। ठीक है, अब ये जो मशीनरी है इसको मैं देख सकता हूं ना, टच भी कर सकता हूं इसको मैं, और इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। तो ये क्या होंगी? मेरी टेंजिबल असेट। क्या हो जाएंगी? टेंजिबल असेट। ठीक है, अब जो मेरी इंटेंजिबल असेट होती है उसको मैं देख नहीं सकता, ठीक है, उसको मैं टच नहीं कर सकता, ठीक है, और उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होता है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होता है। तो ये तीनों चीजें नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल असेट। क्या इंटेंजिबल असेट के एग्जांपल है? हाँ है। इंटेंजिबल असेट में एग्जांपल में आता सबसे पहले गुडविल, ठीक है, पेटेंट, और भी होती है, कॉपीराइट हो जाते हैं हमारे, कॉपीराइट्स। ठीक है, ये सारे हमारे एग्जांपल हो जाते हैं किसके? हमारे इंटेंजिबल असेट्स के। ठीक है, तो ये जो हमारे इंटेंजिबल असेट के एग्जांपल हैं, ठीक है, इसको हम समझेंगे आगे जाके कि गुडविल क्या होती है, पेटेंट क्या होती है, और कॉपीराइट क्या होती है। ठीक है, कॉपीराइट क्या होता है। तो हम आगे चलते हैं बेटा, ये हमारा असेट्स का पोर्शन पूरा कवर हो गया। अभी आपने क्या सीखा? कैपिटल असेट। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बेटा लाइबिलिटीज। हाँ बेटा, लाइबिलिटीज जो हमारी होती हैं, दिस इज द थर्ड टर्म। ठीक है, लाइबिलिटीज का बेसिकली मतलब क्या हो जाता है? कंपनी की या हमारे बिजनेस की, कंपनी की या हमारे बिजनेस की क्या चीज? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। हमारे कंपनी की, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यानी कि अगर आप इसको सिंपल भाषा में बोलो तो क्या होता है बेटा? ये कर्जा। यानी कि हमारे बिजनेस के ऊपर अगर किसी एक्सटर्नल पार्टी का, एक्सटर्नल पर्सन का डेब्ट है, ऑब्लिगेशन है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। ठीक है, अब ये अराइज क्यों होती है? ये अराइज इसलिए होती है क्योंकि जब हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस करते हैं, जब हम नॉर्मल अपने बिजनेस की एक्टिविटीज करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, जब हम नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो परचेज हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं कैश में, और दो जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट में। अब देखो कैश में और क्रेडिट में क्या अंतर है? अगर हमने परचेज किया, जैसे अभी हम, हमारा जो ऑन गोइंग एग्जाम्पल है उसी को लेकर चलते हैं। अगर हमारा मोबाइल सेट का बिजनेस है तो हम मोबाइल सेट परचेज करके लेकर आ रहे हैं कंपनी से, और अलग अलग कंपनी के हम मोबाइल सेट परचेज करके लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सपोज कर लो हमने आईफोन परचेज किया, उसको हमने कैश में परचेज कर लिया, परचेज किए, कैश में हमने पेमेंट करी, वहां पे हमारी कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं बनी। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो हम वन प्लस से परचेज करते मोबाइल सेट, और हम वहां से 100 सेट परचेज करते हैं, उसमें से 50 सेट की पेमेंट करते हैं, 50 सेट की पेमेंट करने के लिए बोल देते हैं कि हम उसको 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो जो 1 महीने बाद हम पेमेंट करेंगे, तो वो हमने क्या किया है? क्रेडिट पे परचेज किया है। 50 मोबाइल कैश में परचेज किए, 50 मोबाइल क्रेडिट पे परचेज किए। ठीक है, तो जो हमने क्रेडिट में परचेज किया है, तो हमारी क्या बन जाएगी बेटा? लायबिलिटी, हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। क्यों? क्योंकि उसको हमें एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में,
सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया बेटा, एक जो हमारा टाइम फिक्स्ड है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में जो कि एक हमारा टाइम फिक्स्ड है, उसकी पेमेंट हमको करनी है। और अगर हमें पेमेंट करनी है तो इसका मतलब ये हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारे ऊपर डेब्ट है, जो कि कौन ओ कर रहा है, एक्सटर्नल पार्टी। यहाँ पे एक्सटर्नल पार्टी कौन है, हमारी वन प्लस। ठीक है, तो वन प्लस बेसिकली हमारी क्या हो गई, एक ऐसी एक्सटर्नल पार्टी जिसको हमें पेमेंट करना है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, लायबिलिटी। ठीक है, क्या लायबिलिटी के हमारे टाइप होते हैं, हाँ, तो लायबिलिटी के भी बेटा टाइप होते हैं हमारे। एक हमारी लायबिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ठीक है, और एक होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। अब देखो, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, आप इसको समझो। तो जो हमारी करंट लायबिलिटी होती है बेटा, वो हमारी ऐसी लायबिलिटी होती है जिसको हमें पेमेंट करना है, जिसको हमें पेमेंट करना है विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर टाइम पीरियड, 1 साल के अंदर। ठीक है, 1 साल के अंदर। जैसे यहां पर आप एग्जांपल देखो, ये वाला जो हमारा एग्जांपल है, ठीक है, इसमें हमें 1 मंथ में मतलब वन प्लस को पेमेंट करना है, और मैंने बोला सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यानी कि टाइम डिसाइडेड है। तो सपोज कर लो कंपनी ने हमको टाइम दिया 2 मंथ्स का, कितने मंथ का, 2 मंथ्स का, कि भाई आप 2 मंथ के अंदर जो भी वन प्लस की पेमेंट है वो कर दो। ठीक है, तो यहां पर अगर हमें 2 मंथ के अंदर इसकी पेमेंट करनी है, तो ये हमारी कौन सी लायबिलिटी हो गई बेटा, ये हमारी करंट लायबिलिटी हो गई। ठीक है, और यहां पर हम वन प्लस को क्या बोलेंगे, सप्लायर, क्या बोलेंगे, सप्लायर, जो हमको गुड्स दे रहा है। और सप्लायर को, जिससे हमने उधार में माल परचेज किया है, उसको हम अपने अकाउंटिंग में क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मगर आप समझ लो, वो सप्लायर जिससे हमने उधार में हमने क्रेडिट पे सामान उठाया है, वो हमारा क्या होगा, क्रेडिटर होगा। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसको हमें 1 साल के अंदर पेमेंट करना है, उसका एग्जांपल क्या होगा बेटा, क्रेडिटर। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे हम आगे। अभी हम कर लेते हैं नॉन करंट लायबिलिटी को। तो नॉन करंट लायबिलिटी बेटा क्या होती है, जिसकी हमें पेमेंट, क्या पेमेंट करनी है 1 साल के टाइम पीरियड के बाद, यानी कि उसकी पेमेंट करने के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है 1 साल से। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मेरे बिजनेस को उधार में माल परचेस करना है तो उसकी पेमेंट 1 साल के अंदर कर देगा, लेकिन अगर मेरे बिजनेस को अपना एक्सपेंशन करना है, यानी कि मेरे को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, अगर मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा, मेरा एक स्टोर सपोज कर लो दिल्ली के अंदर है, ठीक है, और मैं चाहता हूं मेरा एक और स्टोर जो है हरियाणा में हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं हरियाणा में स्टोर खोलूंगा तो वहां पर भी मेरे को पैसा लगाना पड़ेगा। अगर मैं अपने पास से पैसा लगाता हूं तो मेरी और कैपिटल बढ़ जाएगी मेरे बिजनेस के अंदर, क्योंकि जो पहले कैपिटल मैंने लगाई हुई है वो तो है, मैं ऊपर से और पैसा लगा रहा हूं, अपना पर्सनल पैसा, बिजनेस का पैसा नहीं, अपना पर्सनल पैसा। ठीक है, उसको मैं वहां पर स्पेंड कर रहा हूं, खर्च कर रहा हूं। ठीक है, अगर वो मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा बैंक के पास, और मैं बैंक के पास जाके क्या मांगूंगा बेटा, लोन मांगूंगा। ठीक है, क्या मांगूंगा, लोन। और ये जो लोन है इसको मेरे को पेमेंट करने में, सपोज करो लोन ने मेरे को टाइम पीरियड दे दिया इसको पेमेंट करने के लिए 10 ईयर का, तो 10 साल के अंदर मेरे को इस लोन की पेमेंट करनी है। ठीक है, तो 10 साल के अंदर अगर मेरे को इस लोन की पेमेंट करनी है, यानी कि मेरा 1 साल से ऊपर वाला रूल पूरा हो गया, यानी कि लोन जो हो गया वो मेरे लिए क्या हो गया बेटा, लोन मेरे लिए नॉन करेंट लायबिलिटी हो गया। आप सिंपल तरीके से समझो, लायबिलिटी मींस व्हाट, लायबिलिटी मींस वो अमाउंट जो हमें एक्सटर्नल पार्टी को पे करना है। ठीक है, और जो भी हमें अमाउंट पे करना है, ठीक है, वो हमको दो तरह से पेमेंट करना है, एक अगर हम 1 साल के अंदर पेमेंट कर रहे हैं तो, और एक अगर हम 1 साल से ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो। अगर 1 साल के अंदर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी, उस पर्टिकुलर लायबिलिटी को हम क्या बोल देंगे, करंट। और अगर हम 1 साल से ज्यादा टाइम ले रहे हैं, 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड वहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है हमारा क्रेडिटर, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है हमारा लोन। ठीक है, और ये जो लायबिलिटी है ये हमको पेमेंट करनी है, क्यों करनी है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, जो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है
उसके अंदर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसकी वजह से हमारे ऊपर जो कर्ज हो जाता है, ठीक है, उसको तो हमें पेड करना ही करना है ना, और इसी कर्ज को हम क्या बोल देते हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा लायबिलिटी का पोर्शन हो गया, ठीक है। अब हम इन तीन चीजों को रिलेट करेंगे, ठीक है। कौन सी तीन चीजें, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कैपिटल, फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, असेट, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, लायबिलिटी। तो ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, इन तीन चीजों को। पहला क्या है हमारा, कैपिटल, दूसरा क्या है हमारा, असेट, और तीसरा क्या है हमारा, लायबिलिटी, ठीक है। इसका बेसिक मीनिंग हम जान चुके हैं। अब मैं इन तीनों को रिलेट करूंगा ताकि आपको चीजें और अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। कैपिटल का मीनिंग क्या होता है बेटा, ऑनर जो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, किसमें इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस के अंदर, ठीक है, बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब जो बिजनेस के अंदर उसने इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए हमको, रिसोर्सेस, ठीक है। बिना रिसोर्सेस के हम बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट मतलब अगर हमारे पास रिसोर्सेस है तो हम बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो आप, रन नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर देखो आप कि जो भी ये रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, असेट्स, क्या बोल देते हैं हम, असेट्स। यानी कि जो हमारा कैपिटल है, ठीक है, उस कैपिटल के थ्रू ही हमारा बिजनेस हमारी असेट्स को परचेज करेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा कैपिटल और हमारी असेट बराबर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब असेट जो है वो हमारे रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्सेज को जितना हम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि रिसोर्सेज को हम जितना बढ़ा सकते हैं, उतने हमारे बिजनेस का साइज बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बेटा, साइज बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, अगर आप सपोज करो कि बिल्डिंग परचेस करते हो, बिल्डिंग हमारी क्या एसेट है, अगर आप बिल्डिंग परचेस करते हो, ठीक है, और उसका स्पेस जो है वो हमारा सपोज कर लो कि 200 गज है, 300 गज है, ठीक है, 200-300 गज मान लो, काफी बड़ा स्पेस हो गया आपका, ऑलमोस्ट 2600-2700 स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है, 200-300 गज है, ठीक है। तो वहां पर उस स्पेस को परचेस करने के लिए आपको एक अमाउंट लगेगा। अगर आप उस स्पेस को बढ़ाओगे 200-300 गज से आप 500 गज लेके जाओगे, 1000 गज लेके आओगे, तो आप क्या करोगे, आप यहां पर ज्यादा पैसा लगाओगे, ठीक है। अब आप अगर ज्यादा पैसा लगा रहे हो तो आपका रिसोर्स का साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने वही बोला कि अगर रिसोर्स के अंदर आप जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ज्यादा आपके साइज इंक्रीज हो जाएगा, बिजनेस का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आपने सारा पैसा उठाया हुआ लगा दिया असेट्स के अंदर, ठीक है, लेकिन यहां पर आप एक चीज समझो, अगर आपको फिर भी अपना साइज इंक्रीज करना है, ठीक है, सारा पैसा आपका खर्च हो गया, आपको फिर भी साइज इंक्रीज करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप इस साइज को इंक्रीज करने के लिए बाहर से पैसा लोगे, बोरो करोगे। क्या करोगे, बोरो करोगे। और जो पैसा आप बोरो करोगे यानी कि उधार पर लोगे या फिर आप उसका लोन लोगे, तो ये जो भी लोन है ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, लायबिलिटी, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब ये हो गया कि जो आपकी असेट्स है, ठीक है, उसको आप अपने कैपिटल के थ्रू फाइनेंस कर सकते हो, कैपिटल के थ्रू फाइनेंस कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपने असेट्स का लेवल और इंक्रीज करना है, उसके साइज को और बढ़ाना है, तो आप मार्केट से पैसा उठा सकते हो, मार्केट से पैसा बोरो कर सकते हो और अपनी असेट्स को फाइनेंस कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये बिजनेस है, ठीक है, इसमें मैंने बोला था कि भाई हमारे जो ऑनर है उसने 50 लाख रुपीस हमारे इन्वेस्ट किए, 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो 50 लाख की हमारी असेट आ जाएंगी। लेकिन अगर सपोज करो मैंने जब बिजनेस एक्सपेंड करना चाहा या फिर मैंने बिजनेस को जब स्टार्ट ही किया तो मेरे 50 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन मेरे को कुछ और आइटम भी लेकर आने अपने बिजनेस के लिए, यानी कि सारा कुछ हो गया, बिल्डिंग भी आ गई, फर्नीचर भी आ गया, स्टॉक जो है वो कम पड़ा हुआ है, यानी कि स्टॉक मैंने कम डाला है अपने इसमें बिजनेस में। अब मेरे को स्टॉक बढ़ाना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैंने एस्टिमेट लगाया कि मेरा जो स्टॉक है यानी कि सामान है जो मैं बिजनेस में रख रहा हूँ बेचने के लिए, उसकी और रिक्वायरमेंट है। तो आप उसकी और रिक्वायरमेंट बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पैसा और लगाओगे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे, बैंक से लोन ले लोगे। तो आपने लोन ले लिया, सपोज कर लो 10 लाख रुपए का, तो आपने क्या किया, 10 लाख का लोन ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, लोन, ठीक है। तो आपने अपनी असेट को पहले फाइनेंस किया इससे, ठीक है, फिर फाइनेंस किया इससे, यानी कि ये भी पैसा आपने लगाया और आपने ये भी पैसा लगाया, तो आपके पास असेट की टोटल वैल्यू कितनी हो गई,
60 लाख। यानी कि इससे ये साबित होता है, इससे ये हमको पता लगता है कि जो हमारी असेट्स होती हैं वो हमारी कैपिटल और लायबिलिटीज का सम होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये इंटर रिलेटेड भी हैं। इससे आगे के हमारे जो भी बेसिक टर्म्स है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये आपको तीनों चीज समझ में आ गई होंगी। और अगर आप मेरे मेरे हैंड से अगर आप पूछो कि आपको क्या करना चाहिए, आपको और कैसे समझना है, तो जितनी भी मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड पढ़ाई हैं, जितनी भी मैंने आपको यहाँ पे चीजें कराई हैं, वो सारी की सारी आप एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, वीडियो को पीछे पीछे करके नोट डाउन कर लो और उसके बाद जो मैंने चीजें आपको बताई हैं उसको आप समझने की कोशिश करो। देखकर आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बाकी जो बेसिक टर्म्स है उसको कवर करेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसको भी देखो। ठीक है बेटा, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।